हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 24 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है पेट्रोल एट 100। इसमें हम देखेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो 100 रुपये पर लीटर तक भी पहुंच गई है। इसमें इंटरनेशनल इश्यूज भी मैटर कर रहे हैं, तो कोविड-19 पेंडेमिक भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाना, वैल्यू एडेड टैक्स लगाना, वो सारी चीज़ें, तो इसमें हम देखेंगे पूरी इस मुद्दे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को पेट्रोलियम से, और साथ में इस पेट्रोल प्राइस राइज होने के क्या रेपरकशंस होते हैं वो भी जानेंगे। दूसरा आर्टिकल है लिटिल ग्रीन मैन, जो अभी है कि नहीं, है ना, सवाल ये है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसमें पॉइंट यहाँ पे राइटर उठाना चाह रहे हैं कि नासा का जो परसेवरेंस रोवर अभी जो लैंड कर गया है मार्स पर, मार्स की सॉइल पे, तो उसको पूरा डिटेल में बताया गया है कि क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरीके से उसमें मशीन्स लगी हुई हैं जो क्या काम करेंगी, और ये क्या पहला प्रोजेक्ट था या इसके पहले भी कोई प्रोजेक्ट जा चुका है, इंडिया की तरफ से क्या प्रोजेक्ट्स किए जा चुके हैं। तो मार्स ओरिएंटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना, मंगल ग्रह से संबंधित, उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा। और बाकी ये जो परसेवरेंस अभी जो लेटेस्ट जो मिशन पहुंचाया गया है नासा के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अच्छा आर्टिकल है, इसको भी एक बार पढ़ लेंगे। आगे चलें अगर, तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है ये वाला, डायलॉग नॉट डेमोनाइजेशन। इसमें आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा है ना, बोलो उस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जा सकता है नेगोशिएशंस के बेसिस पे, ना कि कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे। अभी जो इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है, जो रोम स्टैट्यूट बेस्ड ये एक कोर्ट है, ठीक है, इसने वर्डिक्ट दिया है कि इजराइल अच्छा काम नहीं कर रहा है, इजराइल को बहुत सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी चाहिए। तो राइटर जो हैं वो बेसिकली इंडिया में इजराइल की तरफ से एम्बेसडर हैं, राइट। तो उन्होंने इस आईसीसी को क्रिटिसाइज़ किया है और साथ में ऑप्शंस भी बताएं। बोले कि डायलॉग ही एक ऑप्शन बचता है इजराइल और पैलेस्टीन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो लास्ट में इस आर्टिकल को भी हम देखेंगे। इधर लॉ एंड लिबर्टी, इस आर्टिकल में अभी जो वरावरा राव, ठीक है, एक पॉइट या फिर हम कह सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट, जिनको एल्गर परिषद केस में अरेस्ट किया हुआ है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने, NIA ने। तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बार एप्लीकेशन डाल रखी थी, पिटिशन डाल रखी थी कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ के चलते बेल दे दो, बेल दे दो। तो 2018 से वो बेल की डिमांड कर रहे थे, बट अल्टीमेटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर बेल ग्रांट की है। ठीक है, तो यहाँ पर इशू जो है वो आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ, उसका ध्यान रख करके फिर कहा था। इसमें एडिटर जो है वो अपनी तरफ से एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे वर्डिक्ट आ गए हैं, और उन वर्डिक्ट में एक ही चीज़ कही गई है, ज़्यादातर जो मेन थीम रहती है वो ये कि बेल जो है ना वो तो कॉमन होना चाहिए और जेल है वो एक्सेप्शनल होना चाहिए। मतलब कि जब आपको लगे कि अब तो कोई उपचार बचा ही नहीं है, तो आप किसी इंडिविजुअल को जेल में डालो, बाकी आप बाहर रख कर के ही लोगों को सुधारने की कोशिश करो या फिर उनको जो भी जस्टिस चाहिए वो प्रोवाइड करो। इसी तरीके से DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक बात कही थी। अर्नब गोस्वामी का जब केस आया था उनके सामने, जब उन्होंने भी बेल पिटीशन डाली थी, तो उसमें ये कहा था कि बेल जो है ना वो एक कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एक डिफेंस का काम करती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में अगर स्टेट कहीं पे भी उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करती है, तो बेल कहीं ना कहीं डिफेंस का काम करती है। उस डिफेंस को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स तभी मेंटेन रह पाएगी, स्वतंत्रता जो है सिटीजन्स की तभी मेंटेन रह पाएगी, जब उनको हम बेल का जो एक स्कोप है वो हम कंटिन्यूस मैनर में प्रोवाइड करें, चाहे बहुत दिनों में एक एक बार या एक दिन में कई बार, जितने बार भी करना पड़े, हमें लिबर्टी को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। बाकी इस आर्टिकल में कुछ और है नहीं, तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर चलें तो आइडिया पेज से हम डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिंग वेल्थ क्रिएटर्स। ये आर्टिकल प्राइवेटाइजेशन को फेवर करने के लिए आर्टिकल है। देखेंगे राइटर जो हैं खुद भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, इनकी तरफ से जो सजेशंस हैं या फिर जो बात कही जा रही है उसको समझेंगे इस आर्टिकल के थ्रू प्राइवेटाइजेशन के लिए। और क्रिकेट के लिए ये आर्टिकल है, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा नीचे वाला आर्टिकल है जिसमें प्रिया रमानी और MJ अकबर वाला जो डिफेमेशन केस है उसको फिर से बताया गया है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बार समझ चुके हैं। अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में।
फर्स्ट आर्टिकल है पेट्रोल एट 100। देखो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, न्यूज़ भी आ रही है कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हाई 1 लीटर 100 रुपये तक पहुंच गया है इसकी प्राइस। इसके पीछे ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसका राइज होना भी है, जो कि जनवरी के टाइम पे जनवरी में कितना था, लगभग $54.79 पर बैरल, जो कि अक्टूबर 2019 के टाइम पे कितना, 2020 के टाइम पे $40.66 पर बैरल हुआ करता था। तो एक तो इस वजह से, दूसरा ये प्राइसेस जो है ना वो लगातार इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि जो फ्यूल टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भी टैक्सेस का जो लोड है वो ज़्यादा है, तो पेट्रोल और फ्यूल की जो प्राइस है वो बढ़ रही है। तीसरा इसमें वजह बताई जा रही है कि कोविड-19 वैक्सीन जितना जल्दी से आया है, जितना क्विकली इसका रोल आउट हुआ है, इसकी वजह से भी मार्केट में जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। प्री कोविड कंडीशन हम कहीं ना कहीं अचीव कर रहे हैं, तो उस केस में भी वहाँ पर क्रूड ऑयल की, ये पेट्रोल की इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो इस वजह से और ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है और इससे रिटेल प्राइस पर ज़्यादा असर आ रहा है। रही सही में आप देखोगे गवर्नमेंट का जो मेन, आज देखोगे रेवेन्यू कलेक्शन का जो स्कोप है, रेवेन्यू कलेक्शन जितना हो रहा है उसमें बहुत हद तक गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल की या फ्यूल की रिटेल प्राइस पर रिलाई कर रहे हैं, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या फिर और दूसरे डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी तरफ से कलेक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि एक कैलिब्रेटेड मैनर में, सोच समझ करके कैलकुलेटेड मैनर में इन प्राइसेस का जो लोड है, जो फ्यूल प्राइस ज़्यादा हो रही है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखो हर स्टेट में एक जैसी फ्यूल की प्राइस रहती नहीं है। रिटेल फ्यूल की कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है कि टैक्सेस कितने लग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर एग्जांपल दिल्ली का लिया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हिसाब से अगर रिटेल प्राइस देखें फरवरी 2021 में पेट्रोल की, 16 फरवरी की बात की जा रही है, तो उस टाइम प्राइस थी बोला 89.29 रुपीज़ पर लीटर। तो इसमें बेसिक फ्यूल कॉस्ट अगर देखोगे वाकई में फ्यूल की कॉस्ट कितनी है, वो तो है ₹31.82, जबकि 32 रुपीज़ का तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और 20.61 रुपीज़ पर लीटर वैल्यू एडेड टैक्स वेट वो जो स्टेट गवर्नमेंट, दैट मीन्स वहाँ के दिल्ली की गवर्नमेंट लगाती है। तो ऐसे करके ओवरऑल आप देखोगे कि 60% तो केवल टैक्स दे रहे हैं लोग, केवल 40% ही है जो एक्चुअल में प्राइस है। 37% तो एक्साइज ड्यूटी दी जा रही है, 23% वेट टैक्स दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, रिटेल प्राइस ऑफ द पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना भी करना पड़ रहा है हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, आप लोग हो, हम लोग हैं, इन सबको। देखो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग एक एनालिसिस अपना डेटा रिलीज़ हुआ था, उसमें उसके हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन अगर देखें ना पेट्रोलियम पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको कितना पैसा मिलता है। तो 2014-15 के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पेट्रोलियम पे टैक्स लगाने से 1.72 लाख करोड़ रुपीस मिला करते थे, जो कि 2019-20 में बढ़कर कितने हो गए, 3.34 लाख करोड़। ये डेटा काम का है, कभी पेट्रोलियम प्राइसेस पे आप लिखना चाहो तो ये ज़रूर काम आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान है ना, लॉन्ग टर्म डेटा है ये। दूसरा, इसी तरीके से ये जो पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल है, इसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में जो फंडिंग है, जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है इस टैक्सेशन की वजह से, वो 2014-15 में हुआ करता था 1.6 लाख करोड़, जो बढ़कर के 2019-20 में कितना हो गया, 2.21 लाख करोड़। तो दोनों तरफ आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना ज़्यादा रिलाई कर रही है इस पेट्रोलियम टैक्सेशन पे। इसके अलावा देखो फ्यूल प्राइस जो है अगर बढ़ती है तो हाउस होल्ड्स के पास में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का स्कोप नहीं बचता कि वो अपनी इच्छा से कहीं पे खर्चा कर सके। और रही सही में इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है और उसी का असर कहीं ना कहीं महंगाई पे भी पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कहा कि ये जो टैक्सेस हैं इनको अनवाइंड करने की ज़रूरत है, कम से कम इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, जिससे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं
कॉस्ट पुश प्रेशर है, मतलब महंगाई की वजह से जो प्रेशर बन रहा है इकोनॉमी पे, उसको थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो एक्सेसिव रिलायंस है हायर फ्यूल टैक्सेस पे, कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा इसी पे रिलाई कर रही है कि हाँ रेवेन्यू आ जाए, तो इससे क्या शो होता है कि इन गवर्नमेंट्स की लिमिटेड एबिलिटी शो होती है कि ये कैपेबल नहीं है या सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है दूसरे सोर्सेज से रेवेन्यू कलेक्ट करने में। 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी तरफ से अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स बायंसी अगर देखें, कहने का मतलब डायरेक्ट टैक्स जो सीधा लगता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इन टैक्सेस के बेसिस पे जो जीडीपी में राइज होना चाहिए वो 2011-12 में 11-12 के टाइम पे जितना था उससे 2018-19 के टाइम पे बहुत कम हो गया है। जबकि पिछले दशक, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मली आप देखो 2001 से 2008-9 तक तो जो टैक्स बायंसी देखी जाती थी ना डायरेक्ट टैक्स की वजह से, वो होती थी 1.8, जो कि 2011-12 से 2018-19 में घट करके कितनी हो गई, 1.1। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं चिंताजनक है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। रही सही में जीएसटी कलेक्शन का भी हमने देखा कि कितना कम जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। फाइनेंस कमीशन ने अपनी तरफ से जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा कि जीएसटी का कलेक्शन का जितना पोटेंशियल है ना, जितना कलेक्शन होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में 2% ऑफ जीडीपी कम कलेक्शन हो पा रहा है जीएसटी का। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस लेकर के आ रही है। तो दूसरी यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्यूल सेक्टर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, उस पर और टैक्सेस लगाओगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और एक हाउस होल्ड को डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का भी स्कोप नहीं मिल पाता। इसके अलावा गवर्नमेंट को देखो एक ऑल्टरनेटिव्स निकालने की ज़रूरत है, कुछ जो और दूसरे ऑप्शन हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बेटर डायरेक्ट टैक्स कंप्लाइंस पर फोकस करे और जीएसटी कंप्लाइंस को इम्प्रूव करे, तब जाकर के ये टैक्सेशन की इम्बैलेंस करेक्ट हो पाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रेस्पेक्टिंग वेल्थ क्रिएटर्स। आर्टिकल लिखा हुआ है संजीव भिखचंदानी के द्वारा कि मार्च 1984 की बात है जब आईआईएम कलकत्ता में मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में मेरे से पूछा कि आप एक चीज़ बताओ कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को हम बूस्ट दे सकते हैं अभी जो पूरे प्रॉब्लम चल रही है। ये अपने आप में एक इकोनॉमी के स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो इस वजह से इनका इंटरव्यू में यही क्वेश्चन था। तो इन्होंने ये बोला कि अगर हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ रजिस्टर करनी है तो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट देने की ज़रूरत है। तो ये बोल रहे हैं कि 20 साल के बच्चे से अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वाकई में इतना जवाब दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है, वो भी उस टाइम पे जब लाइसेंस परमिट राज की बात की जा रही थी, हर जगह पे हर एक बिजनेस जो था वो स्टेट का बिजनेस था, मतलब गवर्नमेंट का वहाँ पर इंटरवेंशन था। तो एक कैपिटलिस्ट अप्रोच कैसे बता सकता है जहाँ पे एक सोशलिस्ट अप्रोच चल रही है। बट वही बात है, फिर बाद में धीरे धीरे जब इंटरव्यू आगे बढ़ता है एक कंसेंसस बनती है कि वाकई में प्राइवेट सेक्टर बहुत कुछ कर सकता है। वजह क्या थी, बोला कि इंडिया जो है एक रिसोर्स स्कैर्स कंट्री है, यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत कमी है। तो उस चीज़ को अगर हमें सही करना है तो प्राइवेट सेक्टर को हम यहाँ पर लेके आएंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आएंगे तो वो कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करेंगे अपने पैसे को, और उससे फिर बाद में एक लंबा लॉन्ग टर्म में हम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो यही चीज़ फिर कहीं ना कहीं आगे चल के आप देखोगे हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं 1991 में, और हम एलपीजी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये वो टाइम था जब लाइसेंस परमिट राज था और हर एक डोमेन में स्टेट मतलब गवर्नमेंट अपना बोलबाला रखना चाह रही थी। साथ में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो कहीं ना कहीं बिजनेस हाउसेस को ना दे करके वहाँ पर पॉलिटिशियन लगातार अपनी ही बातें मनाया करते थे। एक तरफ पॉलिटिशियन पब्लिक में जो प्राइवेट सेक्टर था उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, तो दूसरी तरफ इंटेलिजेंसियाज के साथ में जब बिहाइंड द डोर्स मीटिंग हुआ करती थी तब उनके साथ में बातचीत किया करते थे कि हाँ ठीक है आप करो कंटिन्यू फंडिंग के लिए, वो सारी चीज़ें। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा थी और इवेडिंग टैक्सेस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और इसी वजह से बिजनेस हाउसेस के ऊपर ट्रस्ट भी बहुत कम होने लग गया था। बट पॉइंट जब आता है कि प्रॉफिट कैसे मेक किया जाए, कैसे बनाया जाए, तो वेल्थ क्रिएटर्स को आगे लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको प्रॉपरली कंप्लीट करे, जैसे कि टैक्स पेमेंट का करना, और उसी से फिर बेनिफिट मिले तो उसका फ़ायदा फिर पूरी इकोनॉमी को मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
अगर हम मिड 1950s से देखें 1970s या 1980s तक, इंडिया में हमने देखो वेल्थ क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट करने की बजाय हमने उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनको माइनस में किया। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कि किस तरीके से किस तरीके से MRTP जो वाला एक्ट आ जाता है, फिर वहाँ पे लाइसेंसिंग कंटिन्यू कर दी जाती है। और 1967 के बाद में जब हमारी USSR के साथ में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बननी शुरू हो जाती है, 1970s के टाइम पे जो फ्रेंडशिप डील साइन होती है, और USA के साथ में जो PL 480 जो गेहूँ आया करता था, ठीक है, उसकी वजह से दुश्मनी चल रही थी। तो वैसे भी हमने आइडियोलॉजिकल भी थोड़ा सा टिल्ट कर लिया था खुद को सोशलिज्म की तरफ, और इसका असर आपको देखने को भी मिलता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसमें हमारी प्रीएम्बल में सेक्युलर और सोशलिज्म वर्ड भी ऐड कर दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस टाइम का एक इफ़ेक्ट था, एक पॉलिटिकल सिनेरियो का बहुत असर आता है देखो। और अभी हम जैसे जैसे USA के साथ में ज़्यादा कनेक्शन कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में हमारा कोलैबोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह भी परेशानी थी हमारी। क्योंकि 1990s के टाइम पे जो LPG पॉलिसी हमने अडॉप्ट की वो राजी राजी थोड़े ना की थी, उसकी पीछे वजह क्या थी, हमें पैसे की ज़रूरत थी। हम IMF और वर्ल्ड बैंक गए और उन्होंने अपनी कंडीशन अप्लाई कर दी कि भाई आपको आपकी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको ओपन अप होना पड़ेगा। तो उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो एक हमारा जो मिक्स्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट होती चली गई। और आज उसी का असर है कि आज हम कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की बात भी कर रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। खैर फिलहाल आर्टिकल में जो बोला गया है वो देखते हैं। देखो, बिजनेसेस को कहीं ना कहीं मतलब हमेशा से एक इम्पोर्टेंस तो मिली है। देखो 1947 से पहले कांग्रेस हो या फिर महात्मा गांधी हो, कोई भी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन्होंने हमेशा से जो भी ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे ना, बिरला, टाटा या फिर जितने भी ग्रुप हुआ करते थे, उनके लीडर्स से बातचीत होती रहती थी। क्योंकि फंडिंग कैसे मिलेगी फिर इन लोगों को, तो फंडिंग के लिए ये लोग कोलैबोरेशन में रहते थे। और इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो अपनी तरफ से माफ़ी मांगने तक भी से भी मना कर दिया था, या फिर वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के हिचक में नहीं थे कि वेल्थ क्रिएटर्स के साथ में उनके लिंक्स थे, मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ में उनके लिंक्स थे। देखो, इंडिया की सक्सेस जो है वो बहुत सारे फील्ड्स पे डिपेंड करती है, और पिछले 3 दशक में अगर हम देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी है उसी का रिजल्ट है कि आज इंडिया कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है। अब आज चाहे हम, और आशा भी है कि आगे ग्रोथ करेगा, तो उसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे एयरलाइंस की बात करें, बैंकिंग सिस्टम की, टेलीकॉम सिस्टम की, इंश्योरेंस सेक्टर, IT सेक्टर की बात करो, IT इनेबल्ड सर्विसेज की बात करो, इंटरनेट कंपनीज की, या फिर किसी भी सेक्टर की बात करो, आज प्राइवेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। वही बात है नियो लिबरलिज्म, ठीक है ना, जिसमें गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का काम करने वाली है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं एक मतलब गवर्नमेंट हमेशा एक दुविधा को लेकर के चली है, और प्राइवेट सेक्टर भी उस दुविधा में फंसी रही है कि एक तो मिसट्रस्ट है बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के लिए, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं स्कोप भी दिया जा रहा है। बट उस मिसट्रस्ट को कहीं ना कहीं रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में एड्रेस हुई, और जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जो इंपॉर्टेंट इंजन होगा ना हमारी ग्रोथ को रजिस्टर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर ही रहा है रिसेंटली, अगर प्रीवियस टाइम पे देखा जाए पिछले 3 दशकों में, और आगे भी यही रहेगा। तो ये जो चीज़ थी ना, ये कहीं ना कहीं ग्रेटली सरप्राइजिंग थी, एस्टाउंडेड थी, बहुत ज़्यादा एकदम शॉकिंगली सरप्राइज कि हाँ वाकई में बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में एक पॉलिटिकल लीडर पार्लियामेंट में ओपनली ये बात कह रहा है, ये बहुत सही है। तो वेल्थ क्रिएटर्स को यूलोजाइज करना, दैट मीन्स प्रेज करना इज़ अ गुड थिंग, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए आज के टाइम पे, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन असेंशियल है, तभी तो हम ग्रोथ रजिस्टर करेंगे, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तभी हमारे यहाँ से गरीबी खत्म होगी। आज 73 साल के बाद में पहली बार इंडिपेंडेंट होने के बाद में किसी प्राइम मिनिस्टर ने हाउस के फ्लोर पे इस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि हाँ वाकई में प्राइवेट सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पर हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, उनसे एक अच्छा साइन मिल रहा है। ऑगर वेल का मतलब कुछ अच्छे साइंस मिल रहे हैं, एक अच्छी वाइब्स आती हुई दिखाई दे रही हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है।
तो इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो रजिस्टर करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है प्राइवेट सेक्टर। उस चीज़ को कहीं ना कहीं लेजिटिमेटली गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, कौशल का मतलब होता है लेजिटिमेटली एक्सेप्ट करना, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और एनकरेज भी करना चाहेगी गवर्नमेंट। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया लगातार अच्छा करता जा रहा है, जिससे कि गवर्नेंस में भी बेटरमेंट आ रहा है, तो कंप्लायंस में भी बेटरमेंट आ रहा है। पर हाँ, कुछ और भी प्रॉब्लम है, बट उनको भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। फिर राइटर बोल रहे हैं कि मेरा जो इंटरेक्शन हुआ आजकल, जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, उनसे जो इनोवेशन में जाना चाह रहे हैं, एंटरप्राइजेस खोलना चाह रहे हैं, तो इसमें भी एक अलग ही एनर्जी दिखाई दे रही है जब से मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम ये चलाई जा रही है। तो ये एक टेस्टिमनी है कि वाकई में प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलने की ज़रूरत है, वेल्थ क्रिएटर्स को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और जिसके लिए कहीं ना कहीं करंट जो रिजीम है वो डेडिकेटेड भी है। और उन्होंने ये चीज़ क्लियर भी कर दी है कि किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी काम की जाएगी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें से पैसा निकाला जाएगा, वो सारी चीज़ें, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। और इससे क्या है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं आगे और भी ज़्यादा डेयर हो रहा है, और भी ज़्यादा अपनी तरफ से कह सकते हो कि हाँ, लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार है कि दूसरे सेक्टर्स को भी अब हम ओपन अप करेंगे। जो हेजिटेंसी थी, जो हिचक थी, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जिसमें हम स्पेस सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें या एरोनॉटिक्स सेक्टर की बात करें, तो उसको भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से ओपन करना शुरू कर दिया है और FDIs को अलाउ करना शुरू कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए काम भी कर रही है। इसी तरीके से जो PLI स्कीम है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बहुत बार देख लिया है कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, वो भी कहीं ना कहीं एक एनकरेजमेंट का काम ही कर रही है। जो फाइनेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसमें भी देखो अब 74% तक तो इंश्योरेंस में हमारे यहाँ पर FDI तक अलाउ कर दिया गया है। इसी तरीके से आने वाले टाइम पे जल्दी ही अब हमें डिजिटल हेल्थ स्टैक भी मिलेगा, जिसमें कि हर एक इंडिविजुअल का मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो एक क्लिक पर अवेलेबल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हेल्थ सेक्टर में भी अच्छे से हम काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी इनोवेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएटर, दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर, बहुत अच्छे से कर पाएगा। देखो, प्राइम मिनिस्टर का ये जो ओपन सपोर्ट है प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये कहीं ना कहीं बिजनेसेस को और ग्रो करवाएगा, और जो वाकई में हम परस्यू कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो चीज़ हम अचीव कर पाएंगे। आज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अगर ध्यान में रख कर के ये चीज़ अगर अचीव की जाती है, तो डेमोक्रेसी भी मेंटेन रहती है, और जो हम चाह रहे हैं, गरीबी हटाना, वेलफेयर इंश्योर करना, वो चीज़ें भी आराम से अचीव की जा सकती है। अगर एक बिजनेस हाउस को वाकई में सक्सेसफुल होना है, तो एक गुड कॉरपोरेट सिटीजन की तरह उनको बिहेव करना पड़ेगा। जो मिसट्रस्ट बना हुआ है प्राइवेट सेक्टर के चारों तरफ, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनको ज़रूरत है कि वो आगे आए और अपना जितने भी कंप्लाइंस है, जैसे टैक्सेशन को लेकर के देखें, या फिर जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारे काम भी उनको टाइम पे कंप्लीट कर देने चाहिए, जिससे और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी इकोनॉमी को, और इकोनॉमी आत्मनिर्भर बनेगी। तो रिसेंट यूनियन बजट ने जो अपनी तरफ से गवर्नमेंट का जो टारगेट बताया है कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम करेंगे, और वो ही कहीं ना कहीं मेन की है जिससे ग्रोथ रजिस्टर प्रॉपर्ली की जा पाएगी। ऐसे ही फिस्कल डेफिसिट के लिए भी गवर्नमेंट रेडी है कि 2025-26 तक का जो टाइम है, तब तक हम 4.5% तक की फिस्कल डेफिसिट है उसको भी हम मेंटेन रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के डरी हुई नहीं है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं, अगर इकोनॉमी को हमें प्री कोविड लेवल पर पहुंचाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करेगा तभी जाकर के प्राइवेट सेक्टर क्राउड इन होगा, प्राइवेट सेक्टर को एक अट्रैक्शन फील होगा। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करें, चाहे बैंकों की बात करें या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से एग्रेसिवली काम करने के लिए रेडी है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आने वाले टाइम पर हमें दिखाई देगी। तो इसी तरीके से मेन चीज़ यहाँ पर राइटर जो है वो एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके अब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वेल्थ क्रिएटर्स काम भी करें, खुद भी वेल्थ क्रिएट करें, और साथ में सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ख़त्म किया जाए और कंपटीशन भी इंक्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लिटिल ग्रीन मैन। आर्टिकल लिखा है शोभित महाजन के द्वारा कि फरवरी 18 की बात है, शाम के 8:55 की, ठीक है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जो कि लंदन के पास से निकलती है, या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी हम जिसको बोलते हैं, उस टाइम के हिसाब से बोल रही है कि नासा का जो मार्स रोवर है, जिसका नाम है परसेवरेंस, उसने जैसे ही मार्शियन सॉइल को टच किया,
तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था, क्योंकि पिछले 6 महीने की जर्नी उसने कंप्लीट की और जर्नी की शुरुआत होती है कैप कैनावरल से। और ये एक नेल बाइटिंग, जिसमें हम कहते हैं ना एंजाइटी होती है तो नाखून काटना शुरू कर देते हैं दांतों से, और उसी तरीके का एक माहौल बना हुआ था जैसे कि T20 मैच हो वर्ल्ड कप का, और वो फाइनल मैच हो, फाइनल ओवर हो, और उस ओवर में कुछ डिसाइड होने वाला हो। तो वो चीज़ थी ना, वो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग थी। लैंडिंग करवाना एक उस तरीके की टेरेन पे जहाँ पर कभी मतलब बहुत ही ज़्यादा रग टेरेन है, जिसका इतना ज़्यादा एक होता है ना कि फिज़िकल इतना आइडिया है नहीं, इमेजेस इतनी क्लियर थी नहीं पहले जो अवेलेबल थी, और वहाँ पर लैंड कराना इज़ ए बिग थिंग। ठीक है, परसेवरेंस जो है ना, ये एक मल्टी डिकेडल मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। और इसका एम क्या है कि किस तरीके से मार्स का फॉर्मेशन हुआ, अभी तक क्या एवोल्यूशन वहाँ पे हुए हैं, पहले वहाँ पे एटमॉस्फेयर था नहीं था, वाटर अवेलेबिलिटी थी नहीं थी, लाइफ थी तो किस तरीके से इवॉल्व हुई, डेवलप हुई और फिर बाद में एक्सटिंक्ट हो गई। इसी तरीके से स्ट्रक्चर की बात की जाएगी इस रेड प्लेनेट की, इसके ऊपर काम करेगा ये परसेवरेंस। तो प्रोग्राम जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या वाकई में कुछ पॉसिबिलिटीज़ रही है यहाँ पर पास्ट में, कि वाकई में यहाँ पर लाइफ थी या नहीं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। और साथ में ये भी कि पोटेंशियल है कि नहीं वहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, तो वो भी देखा जाएगा। पोटेंशियल का मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी चेक किया जाएगा। देखोगे ये कोई पहली लैंडिंग तो थी नहीं, 1971 में सोवियत मार्स 3, ठीक है, सोवियत यूनियन USSR हुआ करता था उस टाइम पे पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट था जिसने लैंड किया था। फिर उसके बाद में नासा ने भी लगातार अपने बहुत सारे स्पेस मिशन भेजे, जिनमें से 2018 में इनसाइट लैंडर भी भेजा गया था, जो कि इस परसेवरेंस से जस्ट पहले वाला ही है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे सेवरल लैंडिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हो चुके हैं पिछले 5 दशकों में। बट टेक्निकली उन्होंने बहुत डिफरेंट चैलेंजेस का सामना किया है। बट अभी जो करंट मिशन भेजा है ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस्ड भी है। अच्छा, इंडिया की तरफ से हम देखें तो मंगलयान को लॉन्च किया था 2014 में, वो जो 2014-15 में, जो लगभग आज 6 साल से भी ज़्यादा टाइम का हो गया है, वो अभी भी ऑर्बिट कर रहा है वहाँ पे मंगल को, और वो हमें इमेजेस भेजता रहता है, हम थोड़ी स्टडी भी करते रहते हैं। रही सही में ये जो ऑपरेशन है ना, जो परसेवरेंस वाला, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरेगा। अब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को टैकल करने के लिए वहाँ पे जो रोवर भेजा है, जो एक गाड़ी भेजी है, वो गाड़ी आप देखोगे SUV गाड़ी होती है ना, जैसे आप सफारी, टाटा सफारी देखो या कोई बड़ी गाड़ी देखो SUV, जिसकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, टायर भी ऊंचे बड़े होते हैं, ऐसी एक गाड़ी गई है जिसका वजन तो है लगभग 1 टन, और साइज़ आप देखो लेंथ में कितनी है, SUV गाड़ी से एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो फ्यूल है वो फ्यूल कौन सा है, ये प्लूटोनियम डाइऑक्साइड, ये 5 किलोग्राम का फ्यूल डाला हुआ है, प्लूटोनियम डाइऑक्साइड। ये आर्टिकल जो है ना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि मुझे लगता है आप देखोगे इसमें मेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो प्लूटोनियम डाइऑक्साइड का वहाँ पे फ्यूल यूज़ किया जा रहा है इस परसेवरेंस में। ये परसेवरेंस वाला जो रोवर है ये नेविगेट करेगा, कम्युनिकेट भी करेगा, इमेजेस भी भेजेगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पे भी वहाँ पे गया है। इसमें अगर हम देखें तो इस मॉनिटर करने के लिए 2 तरीके के कैमरे हैं इसमें, ठीक है। एक तो है शेरलॉक और दूसरे का नाम है वॉटसन, ठीक है, वॉटसन। एक तो हो गया शेरलॉक, एक हो गया वॉटसन। शेरलॉक का जो फुल फॉर्म है वो है स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद रेमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स, मतलब हैबिटेबल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेगा, ऑर्गेनिक और केमिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा जो वाटसन है उसकी फुल फॉर्म है वाइड एंगल टॉपोग्राफिक सेंसर फॉर ऑपरेशंस एंड इंजीनियरिंग, कि वहाँ पर जो टॉपोग्राफी है वो कैसी है उसकी स्टडी करने के लिए वाटसन। ये 2 कैमरे हैं, आप ये कह सकते हो 2 तरीके के सेंसर्स का ग्रुप है जिसको शेरलॉक या फिर वाटसन कहा गया है। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली शेरलॉक और वाटसन ये क्या है, न्यूज़ में थे, ये क्या है? तो इमेज कलेक्ट करने के लिए एक तरीके के कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं, किस पे? परसेवरेंस रोवर पे। आगे अगर देखें, इसके अलावा बहुत सारे पहले भी मिशंस भेजे जा चुके हैं जो हमने प्रीवियसली देख भी लिया है। तो अब की बार थोड़ा इनोवेटिव क्या किया गया है, कुछ माइक्रोफोन्स भी लगाए गए हैं। तो जब मार्स पे जो भी मूवमेंट होगा उसके बारे में स्टडी, उसके बारे में जो साउंड होगा वो भी कहीं ना कहीं कलेक्ट करके भेजा जाएगा। साथ में मार्स की जो सॉइल है उसकी स्टडी करने के लिए भी बहुत रोवर काम करने वाला है, और एक 2 किलोग्राम का हेलीकॉप्टर भी उसमें डाला हुआ है उस रोवर के साथ में। तो जैसे ही सब कुछ अगर अकॉर्डिंग टू द प्लान चलता है तो उस केस में
पहली बार कोई हेलीकॉप्टर या कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा मार्स पे, दूसरे प्लेनेट पे। तो ये भी एक अपने आप में अलग ही चीज़ है। अच्छा, ये मार्स का जो रोवर, ये जो रोवर है परसेवरेंस, ये कहाँ पे लैंड कर रहा है? ये वहाँ पे एक क्रेटर है, जेजेरो क्रेटर। अब ये भी ध्यान रखें कि जेजेरो क्रेटर कहाँ पर है? मार्स पर। तो यहाँ पर लैंड किया है और बताया जाता है कि इसी रीजन में एक रिवर डेल्टा भी है। कोई ज़माने में यहाँ पर रिवर भी रहती थी। अब वही बात है कि उस रिवर के बाद, रिवर के आसपास में, और ये जो जेजेरो क्रेटर है, क्रेटर का मतलब आप जानते होंगे कि ज्वालामुखी या फिर जब वॉल्केनो ऊपर से जब ठंडा हो जाता है तो उसके यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाता है माउथ पे, और वहाँ पे एक उस डिप्रेशन को ही क्या बोल दिया जाता है? क्रेटर। तो उस क्रेटर में ये लॉन्च करके आया, और वहाँ पर भी बहुत सारी क्लिफ्स हैं। क्लिफ का मतलब होता है एकदम स्टीप, बड़ी बड़ी चट्टानें, बाउल्डर्स पड़े हैं, बड़े बड़े जो गोलाश्म हैं वो पड़े हैं, सैंड ड्यून्स हैं, मिट्टी के जो टीले होते हैं वो बने हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिचेरियस था। ट्रिचेरियस का मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी था इसको लैंड कराना, फिर भी सक्सेस गेन की, बहुत ही अच्छी बात है। रही सही में बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ होती रहती है, कहीं वॉल्केनिक करप्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं अवॉइड करना था, या फिर उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर ये लैंडिंग सक्सेसफुल बनानी थी। अब ये जो रोवर है ना, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जियोलॉजी को भी कहीं ना कहीं स्टडी करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लगभग आने वाले जितने 1-2 दशक में ये जब काम करेगा, देखो वैसे तो मार्शियन एक ईयर का, मार्च में एक ईयर जो होता है ना, हमारे लिए जो एक साल होता है उसका जस्ट आधा, मतलब डबल होता है। हमारे 365 दिन होते हैं, 365 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 साल, हमारे 2 साल के बराबर वहाँ पे एक साल होता है। तो वो 15, और इस 2 सालों के मतलब इस पूरे टेन्योर में, अपने पूरे लाइफ टाइम में वो लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगा। मतलब वहाँ के मार्स के एक साल, उस एक साल के अंदर 15 किलोमीटर की ट्रैवल कर लेगा। और आप देखोगे ये कहीं ना कहीं, और वो डेटा जो है कलेक्ट किया हुआ, वो रोवर अपनी तरफ से अर्थ पे मैसेजेस भी सेंड करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेटा अवेलेबल होगा, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होगी, जिससे कि फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, और किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, वो सारी डिटेल हमें मिल पाएगी। बाकी चीज़ें तो देखो रिपीट ही हो रही हैं, कि जो क्यूरियोसिटी है वो 2012 में लॉन्च किया हुआ था, वो भी ऑलरेडी अभी काम कर रहा है, अपनी इमेजेस कंटिन्यू भेज रहा है। इसके अलावा परसिवरेंस है, वो भी अपने हिसाब से कुछ आशा की ही किरण लेकर के गया है कि हाँ वाकई में ऑपरेशंस हैं वो सक्सेसफुल होंगे, और बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमें मिलेंगे, जो सवाल आपको पता ही है कौन कौन से सवाल हैं। तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। एक तो ये कि देखो कि मतलब 2 पॉसिबिलिटी क्या थी साइंस के लिए जब ये भेजा गया था, ये मार्स का जो मिशन, ये परसेवरेंस। तो एक तो ये थी कि, एक तो ये है कि अगर मार्स में या फिर इस पूरे कॉस्मोस में, ये पूरी गैलेक्सी में या पूरे यूनिवर्स में क्या कोई दूसरी लाइफ है, इसके लिए सर्च ह्यूमन बीइंग लगातार कर रहा है। तो अगर कोई दूसरा कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं टेरिफाइंग है कि वाकई में दूसरा, क्योंकि अगर मार्स पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही तो बात है ना सोचने वाली, कि आने वाले टाइम पे जो रिच लोग हैं वो तो फिर वहाँ पे घूमना फिरना शुरू कर देंगे पैसा लगा करके, हो सकता है कॉलोनाइजेशन कर दे। तो अगर ऑलरेडी कोई दूसरे प्लेनेट पे या दूसरे कहीं सेलेस्टियल बॉडी पे लाइफ है, और वो लोग भी इस तरीके का ही एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो भी टेरिफाइंग है। और अगर पता पड़े कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं, इसके अलावा लाइफ अर्थ के अलावा कहीं और है ही नहीं, तो वो भी टेरिफाइंग है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट हो पाएंगी या हो रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डरावनी भी है अपने आप में। फिर वही बात है कि रिच लोग, सुपर रिच लोग हैं, वो अब कहीं ना कहीं घूमने फिरने भी निकल जाएंगे, और एक सर्टेनिटी भी कहीं ना कहीं आ जाएगी। फिर पॉइंट ये आ जाता है कि ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी, ऑक्सीजन बहुत बड़ा इशू रहेगा। तो ये जो परसेवरेंस भेजा गया है ना, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी, जो कि काम क्या करेगा, क्योंकि जो मंगल ग्रह है ना मार्स, उसकी सरफेस पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन में। ठीक है, तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो ह्यूमन फ्लाइट्स और ज़्यादा इजी हो जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग इशू। नहीं तो फिर बाद में बड़े बड़े सिलेंडर्स लेके जाने पड़ेंगे, जो कि बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर। ठीक है ना। तो बात यह है कि देखो लिटिल ग्रीन मैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं इस चीज़ का। बाकी परसेवरेंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वाकई में मार्स पे लाइफ थी या पोटेंशियल है कि नहीं लाइफ को वहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाने के लिए फ्यूचर में। ठीक है, तो कॉस्मोस में ये हमारी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट परस्यूट है, हमारा जो टारगेट है
कि ज़्यादा से ज़्यादा पता किया जाए कि कहाँ पर कोई दूसरी लाइफ भी पॉसिबल है कि नहीं, या फिर या जो अर्थ है, अर्थ के अलावा भी कहीं पे ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकता है या नहीं, वो चीज़ें देखो कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इजराइल और पैलेस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करने से रिलेटेड। बोला डायलॉग ही एक ऐसा ऑप्शन है, कोई डिमोनाइजेशन कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर लड़ाई करो या एक दूसरे को क्रिमिनल बताओ, उसका कोई ऑप्शन नहीं बनता। आर्टिकल लिखा हुआ रोन मलक्का के द्वारा, ये जो हैं वो इंडिया में इजरायली एम्बेसडर हैं। 5 फरवरी 2021 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उन्होंने डिसीजन दिया है कि जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उसको मतलब ध्यान में रखते हुए इजराइल और पैलेस्टीन को जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को अब ख़त्म करवाने की ज़रूरत है और इजराइल को ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। बट राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट ने इजराइल की सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं एक तरीके से अंडरमाइन किया है। और जो पैलेस्टीनियन टेररिज्म है, अब पैलेस्टीनियन टेररिज्म और इनके बारे में आपको एक बार मैप दिखाता हूँ मैं। अब बेसिकली आपके सामने जो स्क्रीन पे मैप है आप उसको देख पा रहे हो कि हिस्टोरिकल पैलेस्टीन की यहाँ पर जो पैलेस्टीन था वो किस तरीके से था। ये डेड सी आप देखते हो, ठीक है, और इधर ये यहाँ पे जॉर्डन आ गया, इधर इजिप्ट आ गया, और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सीरिया आ जाता है, राइट, लेबनान आ जाता है, सीरिया आ जाता है, वो वाले कंट्रीज आ जाते हैं। इधर आप देखोगे तो ये हिस्टोरिक पैलेस्टीन 1947 में यूएन ने पार्टीशन प्लान दिया था कि बोले कि ये तो पैलेस्टीन है और ये वाला वाइट वाला इजराइल है। बट आप देखोगे 1967 में जब बॉर्डर लाइन एंडोर्स हुआ था, एक जो अरब वॉर हुआ था जिसमें इजराइल एक तरफ था, अरब कंट्रीज एक तरफ थे, उसका रिजल्ट ये निकला कि पैलेस्तीन की जो पॉपुलेशन है वो इस पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइन रह गई और इजराइल की जो रीजन है वो इतनी हो गई। और करंट अगर सिनेरियो देखो 2020 का, तो वो ये है कि इजराइल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पैलेस्तीन जो है वो कम होता चला गया। तो पैलेस्तीन 100% से कम होता होता ओवरऑल केवल 15% पे आकर के रह गया है। तो इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। देखो, एक तो ये वाली जो स्ट्रिप दिख रही है मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड, इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। और ये डेड सी का ये जो इधर वेस्टर्न वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। और यहीं पर यरूशलेम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी कंसिडर की जाती है इजराइलियों के द्वारा भी और पैलेस्टीनियन लोगों के द्वारा भी। तो ऐसे करके ये पूरा टेरिटोरियल पूरा का पूरा एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी तरफ से पार्टीशन प्लान दिया हुआ है। तो इनके बैटल भी हो चुके हैं बहुत सारे। और इस गाजा स्ट्रिप से एक आप कहोगे ग्रुप या मिलिटेंट ग्रुप चलता है जिसका नाम है हमास, ठीक है। वो लगातार अपनी डिमांड्स को, पैलेस्टीन की डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए यहाँ पर वेपन कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं इजराइल, और मतलब एक वेपनरी एक्सचेंज होता रहता है, लड़ाई होती रहती है इनके बीच में, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो हमने देखा। अब चलते हैं सीधा आर्टिकल पे। राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इजराइल में ज़्यादातर लोग ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, और उन्होंने कब ये इस्टेब्लिश किया था अपना इजरायली स्टेट, जब उनके खिलाफ में जर्मनी वाले रीजन में हॉलोकॉस्ट हो रहा था। हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या था कि ज्यूज को इन्फीरियर माना गया था हिटलर के द्वारा, और उनको जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे वहाँ पे ले जा करके और उनको गैसिंग की जाती थी, जहरीली गैसें दे करके, और उनको मारा जाता था। तब जा कर के इसको बोला गया हॉलोकॉस्ट, ठीक है। तब जा कर के ज्यूज जो हैं वो यूरोप को छोड़ करके और फिर बाद में आके सेटल होते हैं मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर, जो हमने पूरी मैपिंग अभी देखी है। साथ में इसके बावजूद भी, और इजराइल ने अपनी तरफ से जब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश करने की बात चल रही थी ना, आईसीसी की, उसको इस्टेब्लिश करते टाइम पे इजराइल ने अपनी इंटेंट शो की थी कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश होना चाहिए जिससे कि क्रिमिनल केसेस को भी इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए। बट रोम स्टैट्यूट के बेसिस पे जब ये सारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो बोला उसमें इजराइल ने फिर बाद में सिग्नेचर भी नहीं किया, क्योंकि एक डर था कि आने वाले टाइम पे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा हवा मिलेगी बजाय की रियलिटी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इजराइल ने अपने आप को दूर रखा आईसीसी से, और ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रूव भी हो गई जब अभी रिसेंटली जो ये अभी वर्डिक्ट आया आईसीसी का कि इजराइल को हर्जाना भुगतना चाहिए, लाइक दैट। तो इजराइल ने अपनी तरफ से बहुत सी कोशिशें भी की है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन में भी काम करने की कोशिश की है, और साथ में अभी जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं, अब्राहम अकॉर्ड आप ध्यान रखना, इजराइल के एग्रीमेंट्स यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन कंट्रीज़ के साथ में, और अभी हमने देखा भी था
प्रीवियस आर्टिकल की यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गए, ये क्या आप रिकॉग्नाइज भी करना शुरू कर रहे हैं इसराइल को। तो इससे क्या होता है कि इसराइल की जब एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उस केस में कहीं ना कहीं पैलेस्टीन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में डर में भी आ चुका है। बट राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेगोशिएशंस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक। उस केस में अगर आप नेगोशिएशंस के बजाय अगर आप केवल फोर्सफुली कॉर्सिव कदम उठाते हो तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती, और टेररिज्म को प्रमोट जो लोग कर रहे हैं उन टेररिज्म एक्टिविटीज़ को रोकने की ज़रूरत है। देखो, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो भी हैं, लीगल ऑब्लिगेशन, उसको कोई भी देश डिनाई नहीं कर सकता, और पैलेस्टीनियन जो लोग परेशान हैं, जो भी उनकी ग्रीवांसेस हैं, उनको एड्रेस करने का एक ही तरीका है, बोला कि बातचीत करें, ऑन द टेबल आए, नेगोशिएशंस हो, तब जा करके रिजल्ट निकलेगा। 1947 का हमने मैप देख ही लिया था, ठीक है, कि किस तरीके से यूएन पार्टीशन प्लान आया था। फिर उसके बाद में 2000 का एक डेविड प्रपोजल भी आया था, 2008 में जो पीस प्लान था वो भी आया था। बट उसके बावजूद भी जो हमास है, और या फिर आप कहोगे इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, वो लगातार चलता जा रहा है और अभी भी रुक नहीं पा रहा है। फिर राइटर थोड़ा इजराइल के लिए बोल रहे हैं कि हमारी प्रेयर्स में, हमारी हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें पीस, जस्टिस और एक एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो ये जो रोम स्टैच्यूट, दैट मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है इजराइल की सॉवरेनिटी को, इजराइल की जो इंटरेस्ट है या इजराइल की जो वैल्यू सिस्टम है उसको। तो पॉइंट यहाँ पर एक ही चीज़ निकल के आ रही है, बोला नेगोशिएशन से ही एक ऑप्शन बचता है, बाकी ज़्यादा टांग खिंचाई में कोई मतलब वाली चीज़ है नहीं। तो डिस्कशन इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।